गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्ध क्लासेस में। अब हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस के बारे में, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं। 2 वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, हमारे इसी चैनल पे देख सकते हो। और इसके आज हम जो करेंगे वो इसके आगे से पढ़ाई करेंगे कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। चलिए देखते हैं जो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। और कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो किस तरह से होती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 1 नंबर पर कौन सी अभिक्रिया आएगी? संयोजन अभिक्रिया। 2 नंबर पर आएगी वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। 2 नंबर पर आएगी वियोजन अभिक्रिया। और आगे आएगी 3 नंबर पर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और 4 नंबर पर आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम आगे हर एक अभिक्रिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जुड़ना। मतलब इसमें क्या होगा, कोई ए अभिकारक होगा किसी बी अभिकारक के साथ में जुड़ेगा और नया जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। यानी ए बी दो अलग अलग अभिकारक हैं, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे और ए बी एक नया उत्पाद बनेगा। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो नया उत्पाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल का निर्माण। जल का निर्माण। अब आप सभी को पता होगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन गैस है और कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। मतलब जल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हाइड्रोजन गैस चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। आपस में अभिक्रिया करेगी और क्या बनेगा, जल, H2O। H2O क्या होता है, लिक्विड, और ये क्या होती है, गैस। अब देखिए इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इधर देखिए कि इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 1। इधर कितनी है ऑक्सीजन, 2। तो इधर 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ क्या लगाऊंगी, 2 लगाऊंगी। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 4। इधर कितने हैं, 2। तो फिर मैं इस साइड भी क्या लगाऊंगी, 2। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित है। अब जो इसका दूसरा जो उदाहरण है वो क्या है, कोयले का दहन। कोयले का दहन। अब कोयला जो होता है वो एक क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। और जब भी दहन होता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, दहन आए इसका मतलब हमें किससे अभिक्रिया करवानी है, उसकी ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करानी। अब कार्बन किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन जो, कोयला जो होता है कार्बन, वो क्या होता है, सॉलिड, ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इसके आगे एस लगेगा। ऑक्सीजन गैस है इसलिए इसके आगे जी लगेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बन रही है इसलिए इसके आगे भी क्या लगेगा, जी। अब इनका अलग अलग नाम लिख लीजिए। सी का मतलब क्या है, कार्बन। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। और CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो इसमें आपके जो उदाहरण दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसकी अभिक्रिया जब हम किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। अब देखिए बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
इस देखिए एक आपको चीज बताती हूँ, जब लास्ट में क्या जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, किसी के भी लास्ट में क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, वो क्या होता है, ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम के आगे ऑक्सीजन है तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, कॉपर के आगे जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। अगर जिंक के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर किसी के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ हो, CO3, CO3 उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। जैसे कि अब मैंने ये लिखा Na2CO3, अब Na का क्या होता है, सोडियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। Ca क्या होता है, कैल्शियम, इसके साथ में क्या जुड़ गया, CO3, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, जैसे अब मैंने ये बनाया CuSO3, ये क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। इसी तरह से अगर किसी के पीछे SO4 जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। जैसे मैंने ये लिखा ZnSO4, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। Zn को क्या बोलते हैं, जिंक। SO4 क्या होता है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट। कॉपर के साथ में जुड़ने पर क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने पर क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से अगर ये किसके साथ में जुड़ जाए, मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। जिसके पीछे SO4 जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। जिसके पीछे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। जिसके पीछे CO3 जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। अब ये अलग अलग धातु है, इनके साथ जुड़ेंगे उनके हिसाब से इनका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगर किसी के साथ में पीछे क्या जुड़ा हुआ होता है, OH, क्या जुड़ा हुआ हो, OH, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा NaOH, तो सोडियम के साथ मैंने हाइड्रोक्साइड जोड़ा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने कैल्शियम के साथ में OH जोड़ा तो इसका मतलब क्या नाम हो जाएगा, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने इसको जिंक के साथ में जोड़ा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने इसको एल्यूमिनियम के साथ में जोड़ा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से इन्हें यौगिकों के क्या होते हैं, नाम होते हैं। चलिए मैं अब आपको यह अभिक्रिया समझाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना। अब देखिए हम मार्केट से क्या लेके आते हैं, कली लेके आते हैं। कली जो लेके आते हैं ना वो क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना। जो पाउडर होता है सफेद पाउडर वो क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना। अब उसको हम किसके साथ मिक्स करते हैं, जल के साथ। H2O क्या होता है, जल। जब जल के साथ में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, अब जो OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, तो इसका नाम क्या होगा, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जो बिना भुजा हुआ चूना है, जो चूना हम मार्केट से लेके आते हैं उसको हम जब जल के साथ में मिक्स करते हैं या फिर घोलते हैं तब क्या बनता है, भुजा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, भुजा हुआ चूना। अब आप सबने देखा होगा जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये जो भुजा हुआ चूना बनता है उसका रंग क्या होता है, सफेद रंग होता है। इसका क्या रंग होता है, सफेद, दूध या सफेद। क्या कलर होता है इसका, दूध या सफेद रंग होता है। ठीक है, अब ये देख इसको एक बार और समझा देते। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया जल के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, बिना भुजा हुआ चूना। अब बिना भुजा हुआ चूना किस में परिवर्तित हो गया, भुजा हुआ चूना। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब हम थोड़ी देर तक उस जो कली लेके आते हैं उसको थोड़ी देर तक क्या है, पानी में भिगो के रखते हैं तो क्या होती है, ऊपर क्या होती है, पारदर्शी परत आ जाती है, एकदम व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद पानी पानी ऊपर आ जाता है और कली क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। आपने देखा होगा। चलो मैं इसको और आगे समझाती हूँ। ये जो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है ये वातावरण में क्या होती है, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना है वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। अब देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट की हम क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी, दीवारों पर सफेदी। अब दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका उपयोग करते हो, ये थोड़ी देर तक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसी भी बर्तन में या फिर जिसमें भी हम भिगो के रखते हैं, थोड़ी देर तक रखते हैं तो ऊपर ऊपर क्या आ जाती है, सफेद पानी की परत आ जाती है। नीचे नीचे ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ये जो पानी होता है ये कैसा रंग होता है, इसका पारदर्शी रंग होता है। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसमें से आर पार देखा जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने में कर देते हैं। अब जो ये सफेदी है, कैल्शियम जो ये कार्बोनेट है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद में आपको पता है इसमें से ये जो CO2 गैस है वो वापस बाहर निकल जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये जो CO2 गैस है ये लंबे समय तक हम क्या करेंगे, प्रवाहित करें, जैसे कि आपने इसको भिगो के और कई दिनों के लिए छोड़ दिया तो ये जो पारदर्शी जो मोटी पर ये जो है ना वो नीचे जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब और आगे इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक जो इसका एग्जाम्पल है NH3। NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। NH3 का क्या नाम होता है, अमोनिया। जब अमोनिया किसके साथ अभिक्रिया करता है, HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब आप देखिए कि ये जो है वो HCl है, इस ये 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन मिलके अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, और ये Cl आगे आ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। जब किसी के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ हो, Cl जुड़ा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। अब देखिए अगर ये क्लोराइड किसके साथ है, NaCl के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगर ये किसके साथ है, कैल्शियम के साथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अगर ये किसके साथ है, कॉपर के साथ है, तो क्या नाम हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड। अगर जिंक के साथ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम के साथ है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर एल्यूमिनियम के साथ अगर Cl ये क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, टूटना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी A B अभिकारक होगा, वो अभिक्रिया करके A और B अलग अलग क्या बनाएगा, 2 उत्पाद बनाएगा। ठीक है, इसमें A B कोई भी अभिकारक होगा वो आगे उत्पाद बनाएगा जो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। A और B 2 इसमें क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। ठीक है, अब जो वियोजन अभिक्रिया है वो जो है उसको आपके NCERT जो बुक है उसमें इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसके जो सब पार्ट्स है वो कितने हैं, 3 है। अब देखते हैं एक एक के बारे में। जो आपकी जो वियोजन अभिक्रिया है उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में। अब देखिए 1 नंबर पर क्या बताया गया है, अब वियोजन बताया गया है किसके द्वारा, उस ताप के द्वारा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया। ताप के द्वारा वियोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तापीय वियोजन अभिक्रिया। यानी हम इस वस्तु को क्या करेंगे, जो अभिकारक होगा उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ताप देंगे। ताप का मतलब क्या हुआ, तापमान देंगे यानी गर्म करेंगे। 2 नंबर पर जो अभिक्रिया बताई गई वियोजन की वो क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय का मतलब क्या हुआ, प्रकाश के कारण क्या होगा, वियोजन होगा। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रकाश है, प्रकाश किसको बोलते हैं, सूर्य की लाइट। सूर्य के जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होगा उसके कारण इसका क्या होगा, वियोजन होगा। और सूर्य को जो प्रकाश है उसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, एच न्यू। इसको किसके क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, HNu के द्वारा दर्शाते हैं। अब तीसरी जो इसमें अभिक्रिया बताई गई है वो क्या बताई गई है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन या फिर विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इसके एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में डिटेल से। अब जो तापीय अभिक्रिया का आपका
इसमें जो दिया गया है तापीय वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण दिया गया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए तापीय वियोजन अभिक्रिया का आपका इसमें दिया गया है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट, जो अभी मैंने बताया था, जो हम जिसकी हम दीवार पर क्या करते हैं, सफेदी करते हैं, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तब क्या होगा, CaO प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा अब, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 गैस बनती है। अब जो गैस बनती है वो क्या होती है, जो भी पात्र होगा उसमें से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जो गैस का जो होता है उसको हमें ऊपर तीर की तरफ निशान करके दर्शाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका आपको नाम बता दी मैंने, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उपयोग किस में करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने में। ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम अभी बताया था, क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखिए अब जो 2 नंबर पर है वो क्या है, प्रकाशीय, प्रकाशीय 2 नंबर पर है वो क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिकारक होगा वो 2 पार्ट्स में आगे टूटेगा, ठीक है, 2 भाग में वियोजित होगा। जैसे मैंने इसमें लिया AgCl, AgCl का नाम क्या, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, और Cl जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या बनता है, Ag, चांदी प्लस क्लोराइड जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस, G होगा, ये सॉलिड धातु बनेगी तो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ये Ag का मतलब क्या है, सिल्वर, Ag का मतलब क्या है, सिल्वर। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपकी किताब में, AgBr, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या बनती है, Ag प्लस Br2, Br2। अब देखिए यहाँ पे ब्रोमीन कितनी है, 2, तो मुझे इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। फिर Ag भी कितने हो गए, 2, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। अब इसका नाम भी क्या है, सिल्वर, और इसका नाम क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या होती है, लिक्विड। ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो जो ब्रोमीन है वो क्या है, अधातु है, और अधातु किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। और इस जो अभिक्रिया है इसका उपयोग किस में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है ना, उसमें इसका उपयोग होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यानी मैं बोलूँ तो श्वेत एंड श्याम फोटोग्राफी, हिंदी में क्या हो जाएगा, श्वेत एंड श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। सिर्फ श्वेत एंड श्याम जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, जो AgBr है वो सूर्य के प्रकाश। आपने देखा होगा कि कभी एक्सरे करवाया हो तो एक्सरे वाला जो है वो क्या करता है, एक्सरे जो फिल्म है उसको थोड़ी देर तक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको सुखाया जाता है, तो उसके ऊपर किसकी परत लगी हुई होती है, AgBr की। वो सूखने के बाद में ब्रोमाइड अलग हो जाता है और ये Ag जो सिल्वर है उसकी क्या आ जाती है, उसके ऊपर परत आ जाती है। मतलब जो एक्सरे जो फिल्म होती है ना, एक्सरे फिल्म है उसमें AgBr का उपयोग होता है। अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, विद्युत वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, इसमें हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसके कारण उसका क्या होगा, वियोजन होगा। अभी इसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोल दो या फिर क्या बोल दो, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन बोल दो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें जो जल है H2O, जो जल है H2O, जल है जो H2 है, इसको जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें करंट प्रवाहित की जाती है, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, जल बनाती है। ये तो क्या था, संयोजन का था। अब क्या होगा, जल वापिस इसमें क्या हो रहा है, दो भाग में टूट रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अब वियोजन अभिक्रिया का। तो अब देखिए इसमें ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, इधर कितनी है, 1, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, 2। अब हाइड्रोजन इधर कितनी हो गई, 2 गुणा 2 4 हो गई। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो इधर मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 2। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाले समीकरण। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है, NaCl जो हमारा जो नमक होता है, नमक का जो विलयन है या फिर जो नमक है, गलित अवस्था में जो नमक होता है ना, गलित NaCl, गलित सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl का क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड। जब NaCl जो नमक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, एनोड और जो कैथोड, विद्युत धारा में हमेशा ही क्या होता है, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी विलयन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है एनोड और कैथोड। अब देखिए इसमें क्या होगा, सोडियम धातु बनेगी और एक क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। अब Cl2 बन रही है तो यहाँ पर मुझे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे। और इधर क्या बनेगा, 2 सोडियम। अब जो ये एनोड है, एनोड जो इसमें मैंने लगाया था, एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बनती है एनोड पर, क्लोरीन गैस। ये जो सोडियम होता है वो विलयन में अवक्षेपित हो जाता है, कैथोड के ऊपर हमें सोडियम प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता दिया, संयोजन अभिक्रिया बता दी, वियोजन अभिक्रिया बता दी। अब हम तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। 3 नंबर पर है आपके विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया, वो नाम से पता चल रहा है ना, इसमें विस्थापन होगा, मतलब ए की जगह क्या होगा, दूसरा रिएजेंट। जैसे मैंने AB की अभिक्रिया करवाई किसी C के साथ में, तो ये जो A है इसकी जगह अब कौन आएगा, C। तो मेरा क्या बनेगा, उत्पाद BC बनेगा, प्लस A क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, AB है और इसकी अभिक्रिया C के साथ में करवाने पर यहाँ पे BC बनेगा और A क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। CB कोई भी उत्पाद के रूप में बनेगा। अब मैं इसको आपको बताती हूँ उदाहरण के द्वारा या फिर आपके जो बुक में, जो किताब में जो दिए गए एग्जांपल्स, उनके थ्रू इसको समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या बताया गया है, अगर आप कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो, आयरन के साथ में करवाते हो, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर धातु। अब देखिए जो कॉपर है इसकी जगह अब कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। यहाँ देखिए A की जगह कौन आता है, C आता है, मतलब कॉपर की जगह कौन आ जाएगा, अब Fe आयरन आ जाएगा। जब SO4 लास्ट में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये कॉपर के साथ में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और ये जो Fe है, Fe जो सॉलिड धातु है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं या लोहा। Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। और ये जो अभिक्रिया हो रही है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, सक्रियता जो श्रेणी होती है उसके ऊपर आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी होती है कि जो ये जो तत्व होते हैं उनको उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। जो अधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ होता है उसको, या जो तत्व है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, जो कम क्रियाशील है उसको हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम में एक सारणी व्यवस्थित की गई जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी बजाय, कॉपर की बजाय। आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। और ऐसी एक अभिक्रिया किसके साथ होती है, अगर आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, जिंक के साथ। तो अब जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर को उसके आयनों से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो उत्पाद क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर धातु। अब बताइए इसका नाम, बताइए इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। जड़न का नाम क्या है, जिंक। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब जिंक सल्फेट। इसका क्या नाम होगा, जिंक सल्फेट। और Cu क्या है, कॉपर। Cu क्या है, कॉपर, ठीक है। ये अभिक्रिया हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है, कॉपर को उसके लवण से क्या कर रहा है, विस्थापित करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आयरन और जिंक है वो दोनों ही अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी बजाय, कॉपर की बजाय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, आयरन और जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे मैंने 4 नंबर जो अभिक्रिया बताई वो क्या बताई थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको मैंने आपको नाम से बताया था ना, द्वि का मतलब क्या होता है, दो। इसका मतलब क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होंगे, दो अभिकारक होंगे और उनके जो आयन्स है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। इनके जो आयन होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ, अगर आप सोडियम जो है ना, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए आपने क्या किया, सोडियम सल्फेट लिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम देखिए, सोडियम के साथ सल्फेट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, बेरियम, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, Ba का मतलब बेरियम। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि A और B दो कोई क्या, A और B कोई दो क्या है, अभिकारक, इनकी अभिक्रिया किसी C या D के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा, अब A इसमें B के साथ जुड़ा है ना, तो अब A किसके साथ जुड़ेगा, D के साथ जुड़ेगा, और ये जो C है वो किसके साथ जुड़ेगा, B के साथ में जुड़ेगा। अब A के साथ कौन आएगा, D, तो इसमें A कौन है, देखिए Na, और D की जगह कौन है, Cl। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 2NaCl। मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम है और 2 ही कितने हैं, क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2NaCl प्लस। अब देखिए B के साथ कौन जुड़ रहा है, C, तो B की जगह हमारे पास में क्या है, SO4, और C की जगह क्या है हमारे पास, Ba नहीं, बेरियम। तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, BaSO4। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ क्लोराइड है तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। यह अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए आपकी किताब में एक और अभिक्रिया बताई गई है जिसको मैं एक टेबल के द्वारा आपको समझाती हूँ। एक बताई गई है उष्माशोषी अभिक्रिया, एक बताई गई है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम पहले पढ़ेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। दूसरी कौन सी है, उष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए उष्माक्षेपी का मैंने आपको पहले ही बताया, उष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन, मतलब इसमें क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, ऊर्जा बाहर निकले। उष्माशोषी का मतलब क्या है, इसमें उष्मा का क्या होगा, अवशोषण। उष्मा का क्या होगा, अवशोषण, मतलब किसी भी पदार्थ को हमें क्या देनी पड़ेगी, उष्मा बाहर से देनी पड़ेगी, या तो इसको गर्म करो या फिर बाहर से इसको उष्मा दो। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक एक इनके जो उदाहरण है उनके बारे में बताती हूँ। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो क्या है, श्वसन। श्वसन यानी हम जो सांस लेते हैं वो, रेस्पिरेशन। अब देखिए श्वसन में क्या होता है, इसमें देखिए इसमें 2 सिस्टम काम करते हैं। एक तो क्या होता है, पाचन तंत्र करता है और एक श्वसन तंत्र करता है। जैसे कि हम सबसे पहले कोई भी जीवित प्राणी हो उसे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और हमें ये जो ऊर्जा है वो हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो जैसे कि मैंने खाना खाया और मेरी बॉडी में क्या बनी, ऊर्जा बनी, यानी एनर्जी बनी। ये जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में। ऊर्जा किस रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण, मतलब ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अब ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन मुझे किससे मिलेगी, श्वसन से। अगर मैं सांस ले रही हूं तो मैं ऑक्सीजन गैस लूंगी और CO2 गैस को क्या करूंगी, बाहर छोड़ूंगी। जो मैं ये ऑक्सीजन ले रही हूँ, ये पाचन तंत्र से जो ग्लूकोज बन रहा है, इस ग्लूकोज के साथ में ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है किसी पदार्थ के साथ तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया। और जहां भी दहन अभिक्रिया होगी वहां पे कौन सी गैस बनेगी, CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो ग्लूकोज है, C6
H12O6 ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन मुझे कहाँ से मिलेगी? सांस के थ्रू, यानी जो मैं सांस ले रही हूँ ना उससे, रेस्पिरेशन से मिलेगी। अब क्या बनेगी? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के अणु बनेंगे, ठीक है, 6H2O। और क्या बनेगी? ऊर्जा। अब आपको पता है ना, अब हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। ऊर्जा यानी उष्मा बनेगी। जब भी हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो इन दोनों के कारण हमारी बॉडी में क्या बनती है? उष्मा। उष्मा यानी ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ताकत। आप कहा ना खाणो नहीं खावा तो कहा ना आज तो खाणो नहीं खाए तो चालने की भी हिम्मत नहीं हुई, मतलब कि शरीर में क्या हो रही है? एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी डाउन हो रही है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब क्या है? उष्मा बाहर से देनी पड़ेगी। अब आप कोई भी पदार्थ ने चाहे तापमान दो, चाहे भी पदार्थ ने गर्म करो, तो थाने भी ध्यान है कि अगर आप कोई पदार्थ ने तापमान दे से गर्म कर सकते पदार्थ के उसी टूट सी, के उसी टूट सी। इतनी देर थोड़ी देर पहले मैं बताया, जब भी कोई अभिकारक टूटा है तो भी अभिक्रिया के कहाँ? वियोजन अभिक्रिया के कहाँ? वियोजन अभिक्रिया। इंग मतलब के हो? जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वे सारी किंग उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का। जो वियोजन अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है? वियोजन जो अभिक्रियाएं हैं वो किसका उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का। अब वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको कितनी प्रकार की बताई? 3 प्रकार की। एक मैंने क्या बताया आपको? उष्मा जो शोषी अभिक्रिया है उसमें क्या आएगी? वियोजन अभिक्रिया आएगी। और वियोजन में जो पहला मैंने बताया था, क्या बताया था? तापीय वियोजन अभिक्रिया। 2 नंबर पर मैंने क्या बताया? उस तापीय वियोजन अभिक्रिया के बाद 2 नंबर पर क्या बताया? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और 3 नंबर पर क्या बताया था? 3 नंबर पर क्या बताया था? विद्युत धारा के कारण वियोजन या विद्युत अपघटन के कारण वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको क्या समझाया है? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमें ये दिक्कत है, और जो भी पेज नंबर है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि इस पेज पे ये डाउट है, आप हमें बताइए। ये जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसके लिए करेगी? 10th क्लास का कोई भी स्टूडेंट होगा उसके लिए, या फिर कोई CET की तैयारी कर रहा है उसके लिए, या फिर आप क्या पढ़ना चाहते हैं? जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो जनरल साइंस के लिए भी ये क्लास क्या है? इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।